सरदारी ने इसके 1 लाख एकड़ ज़मीन यहाँ उसने किसी न किस तरह कब्ज़ा करके उसका मालिक है। पता नहीं कोई 15 शुगर मिल्स का मालिक है। ये इक़्तिदार से पहले क्या था और आज जो इसकी अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी बाहर पड़ी हुई है, ये सारा पाकिस्तान का पैसा चोरी किया हुआ है इसने। ये उतना ही करप्ट है जितना नवाज शरीफ है, तरीक़ेकार फ़र्क है। सरदारी ये सुन लो, अब आज से नवाज शरीफ के खिलाफ तो मेरी जंग चल रही है, वो तो अब फंस गया है जीआईटी के अंदर। अब आसिफ जरदारी मैं आपके पीछे आ रहा हूं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान दौलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। आप समझ गए होंगे कि इस वक्त के सियासी मंजरनामे पर हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करनी है। इमरान खान साहब की साउंड्स अपनी जगह पर। आज हनीफ अब्बासी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए आसिफ अली जरदारी पर भी और इमरान खान साहब पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। तमाम तर हमले इंतहाई ज़ाती नौयत के थे। ये एक अजीब सूरत हाल है जब तमाम पगड़ियाँ आपको हवा में उछलती हुई नज़र आ रही हैं। तो हमारा ख्याल था कि शायद सियासतदानों ने कुछ सीखा होगा, लगता नहीं है कुछ सीखा है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन असल मामला जो हैं वो कोर्ट के अंदर तय होने हैं। अभी इमरान खान साहब की साउंड में आपने सुना JIT। ये JIT किस तरीके से काम करेगी? इसके पास 60 दिन हैं, कितना काम कर पाएगी? ये कितने तहकीकात के ये खाते खोलेगी और कितने मवाद इकट्ठा करेगी? इसके ऊपर हम आपके सामने एक इंतहाई मालूमाती सेगमेंट रखेंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। जब मुश्तिल माब लोगों की जानों को ख़तरा बन जाए और ख़ुद से तशरीह करने लगे अहम और संजीदा मामलात की, तो इंतज़ामिया को फ़िक्र होनी चाहिए। एडिटोरियल कमेंट में हम आपके सामने एक तजवीज़ रखेंगे कि किस तरीके से मशाल खान का मर्डर हो, सियालकोट के अंदर मर्डर हो या चित्राल का वाक़या हो जिसके अंदर एक शख्स मॉब के हाथों मरते मरते बचा, आने वाले दिनों में सूबाई और ज़िली इंतज़ामिया को क्या कार्रवाई करनी है। आइए पहले मामले की तरफ सादा सा सवाल हम लेके चलते हैं सेनेटर सैयद शिबली फराज साहब की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कराची से निसार खोड़ा साहब सूबाई वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और वेटरन पॉलिटिशियन है, बहुत नशेब अफराज उन्होंने देखे हैं। स्टार्टिंग में जो शिबली साहब, इमरान खान साहब ने कह दिया कि अब मेरी जंग जरदारी साहब के खिलाफ है। वो उतना ही बड़े चोर हैं उनके बयान के मुताबिक जितने नवाज शरीफ साहब हैं, तरीकाकार मुख्तलिफ है। तो अब इमरान खान साहब को यकदम चोरी नजर आई जरदारी साहब की नवाज शरीफ साहब के बाद, या पहले से उनको इल्म था? देखिए जी, पहली बात तो ये कि यू चूज़ योर बैटल्स, और टाइमिंग के मुताबिक नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ इज़ इन द गवर्नमेंट, ही इज़ द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। जरदारी साहब की पार्टी सूबे में हुकूमत नहीं, सूबे में तो थी लेकिन सेंटर की हुकूमत थी। मतलब है कि वही वाली बात है कि यू कांट टेक ऑन एवरीबडी एट द सेम टाइम। ये एक स्ट्रेटजी के तहत होता है। लेकिन सब ये हमने हमेशा इस बारे में बात तो हमने हमेशा की है कि देखें, इस मुल्क को दो पार्टीज़ ने बदकिस्मती से, मैं पार्टीज़ नहीं कहूँगा बिकॉज पीपल्स पार्टी का एक बहुत ही एक हिस्टोरिक एक नाम है। जब आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, बेनज़ीर शहीद से आप जब एसोसिएट करते हैं तो आपको पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने भी पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया है, उन्होंने आसिफ अली जरदारी का नाम लिया है। वो किस लिए लिया है? बिकॉज हमने ये देखा है कि पिछले जितने भी अदवार थे जिनमें की हुकूमतों में आए, तो बजाय इन्होंने इदारों को मजबूत करने के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानी जाती थी अपनी मज़ाहमत की सियासत में। उसका एक जो पूरा एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उससे क्या हुआ कि उन्होंने बजाय मज़ाहमत की, मज़ाहमत यानी सिस्टम के खिलाफ, उन्होंने शुरू कर दी सियासत मफाहमत की सियासत और मफादात की सियासत। मफादात कौन से? ज़ाती या अपने ख़ास जो उनके हवारी थे उनकी तजोरियों को भरने की सियासत शुरू हुई, जिसकी वजह से मतलब है कि इतनी मुल्क को बदनामी हुई। मतलब तो अब जंग आपकी उनके साथ जारी, अब जंग अभी उस पार्टी। देखिए, हमारी जंग हर उस सियासी पार्टी के साथ है या उसकी लीडरशिप के साथ है जिन्होंने कि इस मुल्क के वसाइल को लूटा है, जिन्होंने कि इदारों को तबाह किया है और जिन्होंने इस मुल्क में इदारों को मजबूत नहीं किया, जमहूरियत को मजबूत नहीं किया। ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शन जीतने के बारे में नहीं। डेमोक्रेसी जो है तो एक उसकी ज्यादा एक ब्रॉडर। खोड़ा साहब से पूछते हैं कि उनका नुक्ता नजर क्या है। खोड़ा साहब, आप आज आपकी जमात की तरफ से भी जवाब आया, मैं सुन रहा था, 2-3 बयानात हमने देखे भी जिसके अंदर उन्होंने कहा गया कि इमरान खान साहब क्या बेचते हैं, उनकी अपनी औकात क्या है, वो जहांगीर तरीन के जहाज़ पर घूमते हैं, दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हैं, ऐसा शख्स जो है वो उसने क्या जमहूरियत करनी है, और इस तरह की दूसरी बातें। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये यकदम जो तोपों के रुख आपकी जमात की तरफ इमरान खान साहब ने किए हैं, आपको लगता है कि इसका कोई नतीजा निकलेगा?
देखें, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के आने के दिन थे और एक बात चली थी कि जी पाकिस्तान में ये म्यूजिकल चेयर है बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड PMLN, इसलिए कोई थर्ड फोर्स होना चाहिए। ये उस वक़्त ज़माने की आपको यकीनन भूली नहीं होगी बात, जब ये सारी चीज़ें चलती थी। अब मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब भी उस मुशर्रफी दौर की एक याद है। उस मुशर्रफी दौर में जहाँ ये वाहिद सियासतदान थे जिसने एक गैर जमहूरी हुकूमत को सपोर्ट करने में तामिल से काम नहीं लिया, उसके बजाय भड़क मारते हुए एक दावा किया कि जी हमने तो वज़ीर ख़ारजा भी मुशर्रफ को दिया है, हम वज़ीर आज़म भी मुशर्रफ को देंगे, और इस तरह से वो पलते रहे, आगे बढ़ते रहे। अपने अस्पताल के लिए मुशर्रफ से पता नहीं करोड़ों रुपए की फंडिंग भी ली। मुशर्रफ के ज़माने से ये सिलसिले चल रहे थे और उन्होंने क्यू लीग बना ली। अब क्यू लीग नहीं है तो इमरान खान साहब वो तीसरी जमात बनने की कोशिश। थोड़ा सा ये वही क्यू लीग है जिनके हेड जो थे वो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जब आपकी हुकूमत थी? बिल्कुल, वो अपनी जगह पे वो इलेक्टेड होके आए थे। इलेक्टेड होने के बाद हमने MQM के साथ भी मुआहिदा किया। तो इलेक्टेड तो ये भी है ना, ये भी इलेक्टेड है, PTI भी इलेक्टेड। मैंने कब कहा कि इलेक्टेड नहीं है? मैंने कब कहा कि इलेक्टेड नहीं है? मैंने कहा क्यू लीग बनी, वो जीती, जिस अंदाज से जीती, जिस अंदाज से नहीं जीती, वो अपनी जगह पे। लेकिन थोड़ा सा बसत एतराज मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जो बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का इस वक्त जरदारी साहब के बारे में, आपको तो उसको निगेट करना है ना, क्या वो गलत है मुकम्मल तौर पर? मैं देखें, वो पत्थर उसने फेंका है तो अब उसको छींटे तो उसको भी लगेंगे। मैं समझता हूं इमरान खान भी मॉरल ग्राउंड पे वीक है। अपने पार्टी के इलेक्शन के फंडिंग के बारे में उसके लिए सवाल उठते हैं। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के सवाल उठते हैं। जो फंडिंग इकट्ठी करता है, अरबों डॉलर इकट्ठी करता है, उसके बारे में सवालात हैं। अगर ऐसी बात है तो अगर पत्थर फेंकेगा तो जवाब में तो छींटे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जवाब आएगा। भी कोई फरिश्ता नहीं है, फरिश्ता नहीं है। शिबली फराज साहब फरिश्ता वो भी नहीं है। शिबली फराज साहब से पूछ लेते हैं ना इल्जाम। शिबली फराज साहब ये देखें, अगर आपने इल्जाम के जरिए ही अपना काम आगे चलाना है तो अब तो रवायत बन गया, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से आवाज़ उठी, बाबर साहब का मुकदमा सबके सामने है, आपकी असम्बली के मेंबरान ने, पार्टी के मेंबरान ने करप्शन के मामलात उठाए, इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी भी अब ज़ेर बहस आ रही है और पुराने मुकदमे या मुद्दे अब खुलेंगे, तो वो इतने पत्थर ना मारे कि सब पर छींटे पड़े, वो ये कह रहे हैं। देखिए जी, मैं इसके बारे में वही क्विक, पहली बात तो ये कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ इल्ज़ामात, जब हमने PMLN नवाज शरीफ पे जो इल्ज़ामात लगाए थे, जब हमने इल्ज़ामात लगाए थे वो प्रूव हो गया थ्रू दिस जजमेंट कि नहीं, 2+3 जजमेंट से प्रूव हो गया कि वो वैलिड थे। 2 जजेस ने तो कैटेगोरिकली उसको कंडेम कर दिया, यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया कि न सादिक है न अमीन है, और बाकी तीनों ने भी मोरलेस यही किया, लेकिन उसको एक कंडीशन लगा दी। नंबर 1 बात तो ये हो गई कि ये सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही। दूसरी बात वो ये है कि देखें, शौकत खानम हो गया, नमल यूनिवर्सिटी हो गई, ये एक पाकिस्तान में वाहिद ट्रेडिशन बनी है कि एक सेलिब्रिटी, एक लीडर जिसने पावर में आने के पहले एक कौमी और समाजी लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स किए, हॉस्पिटल बनाए, यानी आप उसको बजाय इसके आप मुझे बताएं कौन से लीडर ने आप और या कितने पैसे वालों ने ये काम किया है। उसने अगर अपने आप को इनरिच करना होता इमरान खान ने, तो वो इसको इतने पेशावर में, कराची में, लाहौर में ये हॉस्पिटल्स के लिए भागना दौड़ना, अपनी पूरी उसको लाइफ को इस्तेमाल करना, पावर में आने से पहले। इमरान खान पावर में नहीं आई है, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत KPK में आई है, लेकिन अगर आपके पास कोई इल्जामात है, हम खुले, हम तो यही कह रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे वो तमाम लोग तमाम पार्टीज के साथ रहें। देखिए, नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं डजंट मैटर, क्योंकि देखिए आपके पास दिस इज ओनली द टॉप लीडरशिप। आप अगर इमरान कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स, नॉट एप्पल्स विद ऑरेंजेस। हम इस वक्त लीडरशिप की बात कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, सस्फानदियार वली, फजलुर रहमान और जितने भी पार्टी के लीडर्स हैं, और इमरान खान।
आप कंपेयर करें कि पार्टी के जो लीडर है, हेड जो है वो करप्ट हैं कि नहीं है, जो कि मेरा ख्याल है कि आपको जवाब मिल जाए। निसार खोड़ साहब, अगर सरबराहान की बात करें तो इमरान खान साहब की शख्सियत टावरिंग है, इनका ये बयान। मैं जनाब, मैं उस पर सवाल करने का हक रखता हूं। जी, गो हेड। टावरिंग अपनी जगह पे बनने की कोशिश कर रहा है, अपोजिशन में बैठ के और कर रहा है। ये सारी चीजें बहुत आसान होती है। अब उनके पास जो सूबाई हुकूमत है KPK की, अब उसके भी किस्से खुलेंगे। अभी तक अगर नहीं खुले तो अल्लाह करेगा खुल ही जाएंगे। मैं उनकी पर्सनल बात कर रहा हूं, वो किस शीशे के घर में बैठकर पत्थर मार रहे हैं। लेकिन अगर आसिफ अली जरदारी साहब की बात करता हूं तो आसिफ अली जरदारी की अकाउंटेबिलिटी तो 1990 से शुरू है। 1990 से 3 साल केस भुगता है, फिर हुकूमत आ गई, फिर मुखालफत आ गई, फिर हुकूमत आ गई, फिर मुखालफत आ गई। ये तो चले हैं। और जो केसेस हैं नहीं हैं वो सारे सबको पता है। इस वक्त तक आसिफ अली जरदारी साहब को नवाज शरीफ की तरह सजा नहीं मिली। नवाज शरीफ को बोल दिया किसी ने, दो जजों ने, कि जी वो चोर है और वो झूठा है। वो अपनी जगह पे एक हकीकत आ गई है सामने। मैंने इल्जाम लगाता तो और बात थी, अब वो फैसला आ गया, इसलिए तो मैं कह सकता हूं कि हाँ वो चोर हो चुका है। लेकिन मैं भी गुजारिश कर रहा हूं कि इतनी ज्यादा खुशियां मत मनाओ, क्योंकि अब इस थके हारे फैसले से नवाज शरीफ मिठाइयां बांट रहे कि जो GIT को वो फेस कर लेगा और वो बच जाएगा। 2 जजों की राय और 3 जजों ने भी उन पर एतराज नहीं किया है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट किसी को सवाल कर सकती थी ना मनी ट्रेल का, अगर मनी ट्रेल का सवाल कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट, तो फिर उसके डिटेल में भी जाने चाहिए थे। ठीक। अब तो ये लगा कि शायद नवाज शरीफ कह रहा है कि कुछ भी कर लूं और कुछ नहीं होगा। लेकिन खोड़ा साहब, बसद एहतराम, आपकी क़यादत के बारे में इस बात से कतई नजर कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, आपकी क़यादत बिलखुसूस आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बयानियां हैं, वो गलत है सही है इसमें नहीं जाता, वो बयानियां कोई बहुत खुशकुन बयानियां नहीं है। किसी को पता नहीं है वो क्या कारोबार करते हैं, लेकिन सबको ख्याल है कि उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो ये आपको वजाहत तो कहीं ना कहीं करनी होगी ना। और जिस किस्म के भी मुकदमात हुए हैं, उज़ैर बलोच का मामला आपके सामने है, मुजफ्फर टप्पी का मामला आपके सामने है, उनके हमशीराओं का मामला आपके सामने। बिग क्वेश्चन। आप उज़ैर बलोच और टप्पी साहब का आसिफ जरदारी साहब के साथ मुंसलिक करके क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। पर जब कोई इल्जाम आएगा, आसिफ साहब पर जब कोई इल्जाम आएगा, जब कोई केस बनेगा तो उसका जवाब देगा ना। अभी क्या केस है? कोई नहीं है। अगर शुगर मिल्स हैं उनके पास या नहीं है उनके पास, तो उनकी साबिती होगी ना। ये कह देना कि लाखों एकड़ है जमीन, ये बस इमरान खान को किसी ने बताया और बोल दिया, ये कहला कर, ये साबित करना पड़ेगा। हमने लैंड रिफॉर्म बनाए और उसके बाद कैसे कह सकता है कि जी लाखों एकड़ जमीन है? वो अपनी जगह पे जब आएगी बात तो उसका जवाब देंगे। ये इल्जामात ना लगाएं, साबित करें। सब कुछ साबित करें, साबित करें, इल्जामात ना लगाएं। जाहिर है, जाहिर है। अच्छा, जरा सेनेटर साहब से पूछिए। सेनेटर साहब, अब ये मामला आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आपका मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह हो गया। अब वो GIT के बाद जो फैसला आएगा उसके ऊपर आप ये हतमी तौर पर कह सकते हैं कि आप बिल्कुल दुरुस्त थे या नहीं थे। फिलहाल बीच मझधार हमें ये डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ से अब आगे GIT के पास जा रहा है। इसके ऊपर वापस आइए। ये आपकी रिवायत भी वैसे है, आपने पाकिस्तान में छोड़ा नहीं किसी को, बदकिस्मती से, अदर देन शेख रशीद या ताहिरुल कादरी या आजकल परवेज इलाही, आपने किसी को छोड़ा नहीं है। आपके नजर वो उधर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से शुरू होते हैं और दूसरी तरफ सारों को रगेद दिया आपने। देखें, बदकिस्मती से मेरिट पे रगेदा है, ये कोई बात नहीं है। हमने हमेशा यही कहा है कि बुनियादी तौर पे जब इस मुल्क में इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे, अब ये जजमेंट में भी यही हुआ ना कि आपके सारे इदारे मफलूज हुए हैं। कौन करेगा अकाउंटेबिलिटी? कौन इस मुल्क के जो वसाइल लूटे गए हैं उनको कम अज़ कम रोकेगा कौन? ये हमारी जदोजहद है, जिसमें कि ये बदकिस्मती से यही लोग आप आ गए हैं। आप भी उसी सोसाइटी में रह रहे हैं जिसमें मैं हूँ, कि यहाँ पे आवे कावा ही बिगड़ा हुआ है। इसमें एक शख्स निकला है जिसका नाम इमरान खान है और हम सब उसी के पीछे हैं। सच्ची बात यह है कि हमारी फैमिलीज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फैमिलीज थी। हमने क्यों ज्वाइन किया इमरान खान को? क्योंकि हमने तो लीडर को देखना है कि लीडर जो कहता है, जो करता है वो क्या है। इन्होंने तमाम नजरियाती लोगों को साइड पे कर दिया, अपने इधर उधर के लोग। नजरियाती लोग हैं PTI में? जी,
आपके साथ नजरियाती लोग हैं? पीटीआई एक नजरिया है कि जिसमें कि हमने कहा है कि हम पाकिस्तान को साफ सुथरी ट्रांसपेरेंट हुकूमत देंगे, जिसमें कि लोगों को हुकूमत जो है वो जवाबदेह हो अवाम की, जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया। केपीके में ऐसी बनाई हुकूमत? बिल्कुल हुकूमत, इससे ज्यादा मैं आपको बताता हूं जी, आप खुले सारे, आपके पास मीडिया है, सब कुछ है, आप देख ले वहां पे जिस तरीके से हुकूमत की जा रही है, मतलब है कि मैं उसमें अपनी पर्सनल, लेकिन बेहतरीन हुकूमत है, बेहतर हो सकती है, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। खोड़ा साहब गो अहेड। सर आपके सामने वो बैठे हैं, मैं दूर हूं इसलिए शायद मेरी तरफ नहीं आपकी मुबारकबाद देना मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता। एक नजरियाती दोस्त आज उन्होंने शामिल कर लिया है, लियाकत जतोई। वो नजरियाती दोस्त लियाकत जतोई की शमूलियत पर मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो 4 पार्टियां बदलने के बाद अभी इसके पास आए हैं। इसके छोड़े इस चीज को, हम पीपुल्स पार्टी वाले हैं, बेनजीर भुट्टो साहबा के उस पैरोकार हैं, उसी के मंशूर पर चलते हैं, उसी मंशूर पर आगे चलते। कोई किसी चीज से नाराज होकर अगर चला जाता है तो उसको नजरियाती तौर पर क्यों कहता है? वो कहते हैं कि अब आप पैरोकार मेरा मुंह ना खुलवाएं कि जो नजरियाती लोग हैं उनको, मैं किन को रेफर कर रहा हूं, वो मेरे जैसे लोग नहीं हैं, वो बहुत बड़े बड़े टावरिंग फिगर्स हैं। और आपको पता है कि आपकी पार्टी ने उनके साथ क्या सलूक किया। मैं पीपल्स पार्टी को स्टूडेंट जमाने से जानता हूं जनाब, मैं पीएसएफ में पिशावर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, सो आई डोंट नीड टू नो। भले मेहरबान, आप सीनियर होंगे भले, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत से दोस्त कभी कभी पार्टी छोड़ जाते हैं किसी बात पर। अभी आपने और हम सब ने मिलकर जब फैसला किया था कि बेनजीर भुट्टो को 88 में हुकूमत करनी चाहिए, हुकूमत में जाना चाहिए, तो उस वक्त थे ना साथ आप, और उसके बाद 93 में भी आए। आपकी देखिए ये बात है, इसको छोड़ साहब आपकी पार्टी हाईजैक हो गई है, वो कहते हैं आपकी पार्टी हाईजैक हो गई। जरदारी साहब ने हाईजैक, सब वही हैं जो बेनजीर साहब आके चुने हुए हैं, हम सब वही हैं जो बेनजीर साहब आके चुने हुए हैं। अच्छा, इस बहस को किसी और तरफ लेके मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप दोनों को तो इकट्ठा होना चाहिए। नून लीग को आपने जो है वो नथ डालनी है सियासी तौर पर, आपकी लड़ाई आसमानों से बातें करें। सर हम अपनी काम करते रहेंगे, इमरान खान को अल्लाह खुश रखे, नवाज शरीफ अपना मुस्तकबल खुद ही उसने वजह कर लिया है कि उसके ऊपर चोर चोर का इल्जाम लगता रहेगा। हम अपना काम करते रहेंगे, लोगों के पास जाते रहेंगे, अपने उस बात पे चलते रहेंगे। बाकी रही बात इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब अगर ये तीर नहीं चलाएंगे या इस तरह से अटैक नहीं करेंगे तो उनको पूछेगा कौन? Okay, I have to, शिबली साहब, towards the end, प्रूडेंट स्ट्रेटजी है कि आप फिलहाल नवाज शरीफ साहब के मामले को तय होने दें। अब आपने कहा है कि बैटल्स हैव टू बी चोजन केयरफुली, लेकिन आप हमेशा सोलो फ्लाइट पे रहते हैं, उसका आपको फायदा नहीं हुआ, 4 साल से फायदा नहीं हुआ आपको सियासी तौर पर। देखिए बात यह है कि अगर हमारा एक मिशन ही एक ऐसा है जिसमें कि हमें अपने अलाइज ढूंढने में तकरीबन इम्पॉसिबल है उनको ढूंढना, बिकॉज जो देखें ना अलाइंसेस जिस तरह के बनते आए हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है तो रिलीजियस फार राइट की पार्टी से मिली हुई है, यानी ये तो सियासत में कुछ उसूल होने चाहिए, कुछ अपने नज़रिए को भी सेफ गार्ड करना है ना, वरना वही पीपल्स पार्टी वाला हाल हो जाएगा हमारा भी कि जी वो एक मज़ाहमत की, ये बिल्कुल वही बात है जिस तरह के फराज साहब जो है तो मज़ाहमत के लिए जाने जाते थे और वो कसीदे लिखने शुरू हो जाते तो उनकी वो इज्जत होती जो कि आज है। आपने लियाकत जतोई को ले लिया, अब इनसे भी मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ जी। देखिए पार्टी में हर किस्म के लोग होते हैं, बात यह है कि आपका लीडर किस तरह से गाइड करता है। अब मतलब है अगर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को देखते हुए आप कहते हैं तो हम कहते हैं कि जी बिल्कुल सबसे साथ मिला लो। हाँ, इस बात पे हम जो भी पार्टी है, पीपल्स पार्टी है और पार्टीज है, जिस तरह के हमने सेनेट में किया कि इस पॉइंट पे हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि नवाज शरीफ मस्ट रिजाइन बिकॉज ही हैज लॉस्ट ऑल द मॉरल अथॉरिटी व्हाटएवर देयर एग्जिस्ट। मैं भी बात करना चाहता हूं जी खोड़ साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से, गो अहेड। सर मैं जो छोटी सी बात, इमरान खान से मेरा सवाल है कि जब मुशर्रफ आया तो वो इलेक्शन में खड़े रहे और जब मुशर्रफ के जाने की बारी आई 2008 में तो उन्होंने बाइकॉट कर लिया। ये किस तरह की जमहूरी सोच है, मैं पूछना चाहता हूं इमरान खान से। मैं पूछना चाहता हूं कि इमरान खान ने भी नॉन पार्टी इलेक्शन में बाइकॉट किया था, 85 में आपने भी बाइकॉट किया था। दो सवाल आपका, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं।
मुझसे पूछ रहे हैं जी, तो मैं ये कहूंगा कि 85 में पीपल्स पार्टी ने भी बाइकआउट किया था। डज दैट मीन कि वो एमआरडी ने कहा था, क्योंकि एमआरडी ने कहा था, एमआरडी बनी हुई, इसमें भी यही कहा था, नवाज शरीफ ने और बाकी पार्टीज ने मिलकर कहा था नवाज शरीफ साहब हमें धोखा दे गए और इलेक्शन में चले गए। जनाब आली मेरे से सीनियर होंगे आप, लेकिन एमआरडी ने कहा था कि बाइकआउट करेंगे 85। सर एमआरडी की बहस को हम 2017 में ले आए और बुनियादी तौर पर हमें लगता है कि तीनों जमातों ने यह फैसला किया है कि एक दूसरे के ऊपर आपने पत्थर फेंकने हैं। अब देखना है कि पत्थर फेंकने से क्या वाकईतन आप सियासत के अंदर अपना वो पैगाम पहुंचा पाएंगे जो मतमा नज़र है। हर पार्टी ने अपनी तरफ से एक पैगाम का टोकरा उठाया हुआ है, लेकिन टोकरा रखने से पहले वो पत्थर एक दूसरे के ऊपर इतना फेंक रहे हैं कि वही हेडलाइन ग्रैबिंग एक्टिविटी बन रही है। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे नाज़रीन जेआईटी के स्टेटमेंट फॉर दैट। सियासी लड़ाई नाज़रीन जितनी भी हो जाए, मामला अब जेआईटी के जरिए ही तय होना है। कम से कम जो बेंच की जजमेंट है उसके पेश नज़र तो बात हमने यही कहनी है। अब जेआईटी के बारे में भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं, किस किस्म की जेआईटी होगी और जी वो गरीब किस्म के तबसरे हो रहे हैं। तो हमने समझा कि बहुत ज़रूरी है कि अहमद बिलाल सूफ़ी साहब से बात करें जो इस मामले को समझते भी हैं और उनसे वजाहत लें कि आने वाले दिनों में जब ये जेआईटी बनेगी तो कैसे बनेगी, इसका काम क्या होगा, और फिर वो जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने रखे हैं जिसके तहकीकात करनी है जेआईटी ने, वो क्या होंगे। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर क़ानून हमारे साथ मौजूद हैं। सूफ़ी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ज़रा ये बता दीजिएगा कि जेआईटी का जो मकसद इस बेंच की जजमेंट की रोशनी में वो क्या है। ये एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत बनने वाली जेआईटी है या ये कोई और जेआईटी, ये क्या है? देखिए, बेंच जो है वो डिवाइड हुआ है एक कानूनी नुक्ते के हवाले से भी, और वो कानूनी नुक्ता ये है कि एक व्यू जुडिशरी में हमेशा ये रहा है कि क्या हमें कोर्ट जो है फ़ाइल तक महदूद रहे, वो शहादत जो फ़ाइल पर आई है, या फ़ाइल से बियॉन्ड ट्रैवल करके जजमेंट दे। 2 जजेस ने एक व्यू लिया है और 3 जजेस ने ये व्यू लिया है कि फ़ाइल के ऊपर जो शहादत है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है। दोनों साइड से जो डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए हैं वो अनऑथेंटिकेटेड हैं और इस वजह से हम हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। लिहाजा हमें कोई मैकेनिज़्म चाहिए। उस मैकेनिज़्म को नाम उन्होंने जेआईटी दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पैराग्राफ 24 के नीचे मेजॉरिटी जजमेंट ने इस्टेब्लिश की है। मगर जेआईटी के नाम से जो कन्फ्यूजन पैदा हो रही है उसकी बुनियादी वजह यह है कि जेआईटी सिर्फ कानून में एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर मौजूद है, सीआरपीसी में इसका कोई वजूद नहीं है, किसी और प्रोसीजरल कानून में सीपीसी में इसका वजूद नहीं है। तो लोग इसलिए एसोसिएट करना चाह रहे हैं कि इसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, और यही कन्फ्यूजन अभी भी मौजूद इसलिए है क्योंकि इसमें अभी तक कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन की मुकम्मल वजाहत नहीं की है कि इसकी पावर्स क्या होंगी, इसका फ्रेमवर्क क्या होगा, क्या इसके वही इख्तियारात होंगे जो एंटी टेररिज्म एक्ट में हैं या वो इख्तियारात होंगे जो सुप्रीम कोर्ट इनको कन्फर करेगा, और उसकी नौयत क्या होगी। तो वो कब कन्फर करेगा, जब वो पहली दफ़ा 7 दिन के अंदर मुशावरत के लिए वो नाम रखे जाएंगे, उस वक्त मज़ीद वजाहत होगी या किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे होगी। इसलिए ये अभी थोड़ा इबहाम इसमें बाकी है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि ये इसकी हैयत तरकीबी क्या होगी, ये काम किस तरह करेगी। कंपोजिशन के ऊपर ज़रा थोड़ा सा आ जाएँ। इसके अंदर इंटेलिजेंस के 2 नुमाइंदगान भी मौजूद होंगे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के। अमूमन इस किस्म के नुमाइंदगान क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर होते हैं। हमने देखा जो क्रिमिनल केसेस के अंदर, दहशतगर्दी के केसेस के अंदर आपने देखा आईबी के लोग बैठे होते हैं, आईएसआई के, एमआई के। आपको क्या लगता है कि जब इन नुमाइंदगान का कोर्ट ने जिक्र किया तो वो कोर्ट क्या इशारा दे रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि कोर्ट बेसिकली ने अपने आप को गाइड किया है एक प्रेसिडेंट में जो उन्होंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट से मस्तार लिया, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने किसी तरह की कमेटी कायम की थी और उसमें उन्होंने रॉ के लोगों को रखा था जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है। मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तनाजुर में आईबी और आईएसआई के लोगों को रखना या एमआई के लोगों को रखना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाएगा इन मखसूस हालात में। एक तो सिविल मिलिट्री डिवाइड का इशू पाकिस्तान में बहुत बड़ा सवाल है। तो जो फैसला या जो फाइंडिंग, जो इन्वेस्टिगेशन अब चाहे आईएसआई का नुमाइंदा करे या एमआई का नुमाइंदा करे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करे, तो वो एक पॉलिटिकल पोजिशनिंग का इशू आ जाता है। दूसरा, एक जो टेक्निकल इशू है
कि जो ISI के या MI के या एजेंसीज़ के लोग हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन होती है इंटेलिजेंस गैदरिंग में, एविडेंस गैदरिंग में उनकी स्पेशलाइजेशन एज सच नहीं होती। एंड इंटेलिजेंस तो वो पिक कर लेते हैं और वो भी सारी अनऑथेंटिकेटेड होती है, लेकिन जब आपने एविडेंस गैदर करनी हो, जो बेसिकली इस GIT का बुनियादी मकसद है, जजमेंट आप पढ़ें तो उसमें बार बार वो कहते हैं कि चूंकि डॉक्यूमेंट्स अनऑथेंटिकेटेड है, हम चाहते हैं कि तफ्तीश जो हो, इन्वेस्टिगेशन जो हो, वो ऑथेंटिकेटेड एविडेंस को कलेक्ट करे। तो इन दोनों एजेंसीज़ के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग एविडेंस कलेक्शन में नहीं है, इसलिए अगर ये इंटेलिजेंस कलेक्ट करेंगे, उधर से एविडेंस नहीं होगी, तो GIT के मेंबरान में आपस में टेंशन बिल्ड होने का इम्कान है, जिसके मेरा ख्याल है जो मकासद सुप्रीम कोर्ट हासिल करना चाहता है वो और मुश्किल हो ये जाएगा। बड़ी दिलचस्प बात आपने की। अभी जो जिक्र आप कर रहे हैं तो सफ़ा नंबर 538 जो जजमेंट का है उसके ऊपर हम पढ़ रहे थे कि क्योंकि लिखा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जो नेचर और स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसकी एक्सपर्टीज़ का उसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए, आपको महारत चाहिए, सलाहियत चाहिए, जो नैब के साथ अवेलेबल नहीं है, लिहाजा ये फॉलोइंग लोग उसके अंदर आएंगे, जिसके अंदर उन्होंने इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि जिस किस्म के शवाहिद चाहिए होंगे इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, वो एक्सपर्टीज़ हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के पास नहीं है। जी मेरा ख्याल है इस तरह की मटेरियल नहीं है उनके, इस तरह की कॉम्पिटेंस। एविडेंस कलेक्शन इज कम्प्लीटली सेपरेट एरिया, इंटेलिजेंस गैदरिंग कम्प्लीटली सेपरेट एरिया है। इंटेलिजेंस तो वही है, लेट से जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए हैं वहाँ से पनामा से, वो सारे के सारे अनऑथेंटिकेटेड हैं। इसी नौयत के ही डॉक्यूमेंट्स एजेंसीज कलेक्ट करती हैं। अगर वो कोवर्ट ऑपरेशन करें, किसी को बात करें, अपने टेंटिकल से बात करें, उसका तो इस पर्पज़ के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज बार बार कोर्ट ही कह रहा है कि हम बजाय पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म के जो मीडिया में हाइप है उसको साइड स्टेप करके ऑथेंटिकेटेड एविडेंस की तरफ जाना चाहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन की तरफ जाना चाहते हैं, कन्फ्रंट करना चाहते हैं, और उसके बाद जो शवाहिद सामने आएंगे उसकी बुनियाद पर फैसला करेंगे कि रेफरेंस नैब का बनता है, डिस्क्वालिफिकेशन का बनता है। सो GIT का जो बुनियादी पर्पज़ है वो ऑथेंटिक एविडेंस कलेक्शन है, और उसमें मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इन दोनों एजेंसीज़ की महारत उस नौयत की नहीं है। एविडेंस कलेक्शन की आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि जो सवाल रखे हैं जिसके ऊपर हम अब आपकी तरफ आ रहे हैं, हर सवाल की नौयत ऐसी है कि उसके अंदर शवाहिद इकट्ठे करने की बात की है बेंच की तरफ से कि आपने हमें शवाहिद इकट्ठे करके देने हैं। उन्होंने मालूमात का जिक्र नहीं किया, उन्होंने शवाहिद का जिक्र किया है। अब जरा सवालों की तरफ आते हैं कि जब GIT काम करेगी और इन सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के बेंच की डायरेक्शन में उनको मुहैया करने होंगे, तो सवाल उसका मतलब क्या होगा, उनको काम कैसे करना होगा। मसलन पहला सवाल यह है कि मेफेयर जायदाद के हवाले से तमाम मुतल्लका रिकॉर्ड की तहकीकात की जाए और असल मालिक का पता चलाया जाए, और यह भी पता चलाया जाए कि यह जायदाद खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया और पैसा बरतानिया कैसे पहुंचा। अब GIT के लिए इन दो सवालों के पेश नज़र किस किस्म का काम चाहिए, मालिक का पता चलाना है, रिकॉर्ड का पता चलाना है, और पैसा कैसे पहुंचा उसका पता चलाना है। जी ये जब तक आप ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हासिल नहीं करेंगे, दो सवालों के जवाबात नहीं आएंगे। इसमें एक और चीज़ है टेलर साहब, वो ये है कि चूँकि 3 मेंबरान जो मेजॉरिटी में, उन्होंने अपने अपने नोट लिखे हैं। जस्टिस एजाज का एक नोट है, उसमें सवालों की बजाय एक अमूमी इश्यूज़ को रेज़ किया है पैराग्राफ 24 में। जो एक दूसरे जस्टिस एजाज हसन का है उसमें कुछ सवालात हैं, जो जस्टिस अजमत सईद का नोट है उसमें भी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज़ हैं। सो एक चीज़ जो GIT को तलब करनी होगी सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर, वो ये है कि जी मुझे ऑर्गेनाइज तरीके से आप स्पेसिफिक क्वेरीज़ आइडेंटिफाई कर दें जिस पे आप चाहते हैं कि मैं एविडेंस कलेक्शन करूं। अगर वो सवाल वो हैं जो किसी एक मखसूस जज की जजमेंट में हैं या तमाम जजों की जजमेंट में, सो पहले उसको अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस वाजे करने होंगे। दूसरी स्टेज पर उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, चूँकि तमाम के तमाम वेन्यूज़ ऑफ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से बाहर हैं, लंदन है या सऊदी अरेबिया है या पनामा है या कोई और जगह है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को तो हासिल करने के लिए आपको वहाँ की रसाई हासिल करनी पड़ेगी। अंडर द मैंडेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट GIT मे नीड टू मेक रिक्वेस्ट टू दीज, जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ है, रजिस्ट्रार ऑफ लैंड्स है, उसको आपको दरख्वास्त देनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के परसुएंस में GIT फॉर्म हुई है। हम बतौर मेंबरान GIT आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ भिजवाएं। वो जब कॉपीज़ आएंगी फिर आप उन्हें कन्फ्रंट करेंगे, इन विटनेसेस को और इन लोगों को, और फिर आप रिपोर्ट बनाएंगे और अपने नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए उनको आपने कन्फ्रंट करवाया, उसके जो जवाब आए उस जवाब की रोशनी में
जो GIT है वो इस नतीजे पे पहुंची है कि और जो भी नतीजा होगा वो उस पर लिखेगी। अच्छा, इसी तरीके से अगले 2 सवाल भी हैं कि सऊदी अरब की हिल मेटल्स एस्टेब्लिशमेंट के लिए पैसा कहाँ से आया, हसन नवाज की जेर मलकियत तमाम कंपनीज और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ और किस तरीके से आया, कैपिटल FZE दुबई की तमाम सरगर्मियों के लिए पैसा कहाँ से आया, हसन और हुसैन नवाज की जानिब से की जाने वाली ट्रांजैक्शन में इस कंपनी का क्या किरदार था। तो कंपनीज और वो पैसा जो मुमकिना तौर पर अमीर ख़ानदानों से या अमीर ममालिक के हुक्मरानों से मिल सकता है, उसका भी सुराग लगाना होगा, पता चलाना होगा। जी, ये सारा मुल्क से बाहर की इन्वेस्टिगेशन नज़र आ रही है अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इसमें एक और इशू भी है, वो है कि एसेट बियॉन्ड मींस का ही केस कोर्ट के जहन में है, जिसका एक फ्यूचरिस्टिक चार्ज उनके जहन में है उस पर। तो फिर आपने सिर्फ आपसे मींस जो लोग इसके सामने पेश होंगे, प्राइम मिनिस्टर और उनके बच्चे, उनको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि उनके पास ये पैसा कैसे आया। अगर GIT या सुप्रीम कोर्ट के जहन में है कि इस पैसे का ताल्लुक किसी क्राइम से है, किसी प्रेडिकेट ऑफेंस से है, तो फिर उस ऑफेंस तक पहुंचना भी एक तवील अमल होगा टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सा मखसूस अमल ऑफ करप्शन, कौन सा मखसूस अमल है जिससे वो पैसा जनरेट हुआ और फिर पाकिस्तान से बाहर गया और फिर पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद वो लिंकअप हुआ उन प्रॉपर्टीज़ के साथ या नहीं हुआ। सो ये सब चीज़ें हैं जो स्टेप वाइज जो हैं आगे चलनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू गेट ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट। बेनामी जायदाद भी है, अगर वज़ीर आज़म के पास कहीं पर मौजूद है उसका भी पता चलाना है। ऑफशोर कंपनी बैंक अकाउंट्स भी हैं, तो उसमें ज़ाहिर है बैंक अकाउंट्स की भी छानबीन करनी, वो भी है और उसमें भी काफ़ी आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है जाकर उन वेन्यूज़ को। और साथ साथ ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हर 15 दिन ये रिपोर्ट प्रेजेंट होगी तो सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइजरी रोल में और सुप्रीम कोर्ट को बहुत केयर एक्सरसाइज करनी है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी ए जज एंड अ प्रोसिक्यूटर इटसेल्फ। ये जहन में रखिए, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि 15 दिन बाद आपने ये कमी की है, अब इस लैकूना को आप फुलफिल करें, मजीद एविडेंस इस पॉइंट पे कलेक्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ये कहना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टाइम लाइंस मैनेज कर सकता है, बिकॉज जो GIT की इंडिपेंडेंस है बतौर एन इन्वेस्टिगेटिंग इदारा, जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्पेक्ट भी देनी है, उसमें इंटरफेयर नहीं करना। अगर वो इंटरफेयर करता है तो फिर दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट प्रोसिक्यूशन मोड में चला जाता है, जो कि बहुत मुश्किल पोजीशन हो जाएगी। आखिर में 3 छोटे-छोटे सवाल, लेकिन अहम तरीन सवाल आप कह सकते हैं कि मदर एंड फादर ऑफ ऑल क्वेश्चंस। कंटेम्प्ट की पावर्स इनके पास होंगी या किसी और तरफ भी जा सकते हैं? अगर दौरान तहकीकात इनको और कोई चीज़ सामने आई तो उसको भी अपनी तहकीकात का हिस्सा बना सकते हैं, या उसी पैराए में रहना होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया? एक तो पैराया है तल्लत जो इन टर्म्स ऑफ स्कोप ऑफ देयर एक्टिविटी है, एक है पावर। इनको पावर क्या है? कंटेम्प्ट की है, रिकवरी की है, डॉक्यूमेंट के समन करने की है। वो पावर भी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करनी होगी, शायद मेरा ख्याल है 7 दिन बाद करें या अभी इस वक्त वाजे नहीं है। सब कुछ सामने रखते हुए और आपके तजर्बे के पेश नज़र क्या ये तमाम काम 60 दिन में हो सकता है? मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है 60 दिन में सारा काम होना। बहुत शुक्रिया अमर बिलाल सूफी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, अब आपको पता चला कि GIT ने काम कैसे करना है और किस तरीके से काम करना है और कितने मराहिल तय करने हैं, और तमाम काम को 60 दिन के अंदर मुकम्मल करना है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। देखते हैं अगले वाले दिनों में क्या होता है। एटोल कमेंट बाकी है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन, चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। अहम नुक्ते का ताल्लुक मशाल खान के कत्ल के बाद होने वाले 2 ऐसे वाक़यात से है जिसके अंदर मुश्तइल लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। सियालकोट के अंदर मुबैना तौर पर एहतगाद का एक जाविया नज़र आया जब 3 ख़वातीन ने घर में घुस के एक शख्स को कत्ल कर दिया। उसकी तहकीकात अभी जारी है, हम उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ चित्राल के अंदर एक वाक़या हो सकता था जब एक शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उसने तौहीन आमेज़ कलमात कहे हैं, उसके बाद लोग जो हैं मुश्तइल हो गए, उस शख्स को मारने पीटने लगे। इमाम मस्जिद की बरवक्त इंटरवेंशन ने और जहानत ने इस मामले को वक्ती तौर पर रिजॉल्व किया। पुलिस वहाँ पर आ गई, उस शख्स को थाने में मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद मुश्तिल माब थाने में पहुँच गया। हवाई फायरिंग हुई, टीयर गैसिंग हुई। किस्सा मुख्तसर ये कि उस शख्स की जान बच गई और अब कानून
अपना रास्ता लेगा और इसकी तहकीकात होंगी। मशाल खान के कत्ल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई उसके अंदर वाज़े अंदाज से बताया गया है कि अगर बर वक्त इंतज़ामात किया जाते, इंतज़ामिया और पुलिस अगर अपने इख्तियारात को तदब्बर के साथ इस्तेमाल करती तो शायद ये नुकसान इतना बड़ा ना होता जितना हुआ। इन वाक़यात के पेश नज़र दो तीन चीज़ें वाज़े हैं। एक तरफ तो लोगों की जहन साजी करनी है जिसके अंदर मसाजिद का बड़ा अहम किरदार है, असातिज़ा का बड़ा अहम किरदार है, सिविल सोसाइटी का बड़ा अहम किरदार है कि यकीनन कानून को अपना रास्ता देने के लिए अपने हाथ से कानून को छोड़ना होगा। दूसरी तरफ SOPs जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं इंतज़ामिया के लिए मुश्तल मजमे को डील करने के लिए वो क्या होने चाहिए, तमाम सूबाई हुकूमतों को ज़िली इंतज़ामिया के ज़रिए बराह रास्त अब अहकामात देने होंगे कि इस किस्म के हालात के अंदर उन्होंने कानून के अंदर रहते हुए अपनी ताकत को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि कानून का रास्ता खुले और जो मुश्तिल माब है उसको किस तरीके से रोका जाए। जब जान बच जाएगी तो फिर कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। तो अगर आप मर्दान का वाक़या देखें और सियालकोट का वाक़या देखें और दूसरी तरफ अगर आप चित्राल का वाक़या देखें तो ये बड़ा वाज़े हो जाता है कि इन हालात के अंदर अगर इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी के मेंबरान मुश्किल फ़ैसले बर वक्त कर दें तो जान बच सकती है। जो तौहीन के मुर्तकब अफराद हैं उनको सख्त तरीन सज़ा भी मिल सकती है और जो महज बहतान के तहत मारे जाते हैं उनकी जान भी बच सकती है। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।